नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ठाकरे की परेशानियां और बढ़ी, सांसदों के बाद बैठक से 4 विधायक रहे गायब। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई, उठे कई सवाल। पेपर लीक पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 25 जून से शुरुआत, 9 अगस्त तक चलेगा। यूएन रिपोर्ट में इजराइल पर गंभीर आरोप, गजा में बच्चों को जानबूझकर मार रहा। शांति समझौते की कोशिशों के बीच सीनेट ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव किया पास। उद्धव ठाकरे की बैठक से 4 विधायकों की गैर मौजूदगी ने नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपनी सभी विधायकों की एक खास बैठक बुलाई थी। इस अहम बैठक में 4 विधायकों के नहीं पहुंचने से नए सवाल खड़े होने लगे हैं। बैठक में शामिल न होने वाले नेताओं में संजय पुटनेस, राहुल पाटिल, संजय डेरकर और एमएलसी सुनील शिंदे के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी के नेता खुलकर सामने आए हैं और इस गैर मौजूदगी को कोई बड़ी बात नहीं बता रहे। उनका कहना है कि नेताओं ने बैठक में ना आ पाने की पहले ही अलग अलग वजह बता दी थी। पार्टी नेताओं की माने तो विधायकों की इस छुट्टी को दरबदल या बगावत से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इन 4 नेताओं में कलिना से विधायक संजय पुटनेस भी हैं, जिन्होंने साल 2022 में पार्टी टूटने के दौरान भी उद्धव ठाकरे का साथ दिया था। टीएमसी में बगावत के बाद ममता बनर्जी और बागी गुट ने चुनाव आयोग को अलग अलग लिस्ट सौंपी है। पार्टी में मचे घमासान के बीच ममता बनर्जी ने अपने वफादारों की नई लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। इस नई लिस्ट के मुताबिक ममता बनर्जी अभी भी टीएमसी के अध्यक्ष बनी हुई हैं। वहीं सुब्रत बख्शी पार्टी के उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ बागी गुट ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए चुनाव आयोग को अलग लिस्ट सौंप दी है। बागी नेताओं ने कोलकाता में एक खास बैठक कर पार्टी का नया ढांचा खड़ा करने का ऐलान कर दिया। बागी गुट ने पूर्व मंत्री अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया है। इतना ही नहीं, विधायकों संदीपन साहा, जावेद खान और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी का महासचिव घोषित किया गया है। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी खुद मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और आयोग को इसकी जानकारी दी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग असली टीएमसी किसे मानता है। राम मंदिर में दान चोरी की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने बताया कि फिलहाल ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस शुरुआती रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को दोषी नहीं माना गया। जांच में मंदिर के उन 6 कर्मचारियों पर गाज गिरी है जो दान के पैसे और कीमती सामान इकट्ठा करके गिनते थे। ये कर्मचारी सारा चढ़ावा अयोध्या की स्टेट बैंक शाखा में जमा करते थे। रिपोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं जिसे अनौपचारिक रूप से मंदिर का मैनेजर बना दिया गया था। यह व्यक्ति ही ये तय करता था कि मंदिर परिसर में किसे कौन सा काम सौंपा जाएगा। एसआईटी ने उससे 4 बार से ज्यादा पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके अलावा ट्रस्ट के एक ड्राइवर की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। ये ड्राइवर पहले चाय बेचता था और बाद में ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। ट्रस्ट में ड्राइवर की नौकरी लगने के बाद अचानक उसने बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली, जिसकी जांच हो रही है। मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे नृपेंद्र मिश्रा ने अब मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की वकालत की। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि सरकार ऐसा शायद ही करे क्योंकि वो मंदिर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक ट्रस्ट की तरफ से चोरी को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एसआईटी भी अपनी जांच के आधार पर सीधे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इन चोरों को पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर दान को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को बने कुछ ही महीने हुए थे कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने इसकी पोल खोल दी थी। ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट के कामकाज को बेहद गैर पेशेवर यानी अनप्रोफेशनल बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दान में आए पैसों और गहनों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा है। फर्म ने सलाह दी थी कि पैसों के लेन देन और डेटा सुरक्षा के लिए एक पक्की कार्य प्रणाली यानी एसओपी बनाई जानी चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी ट्रस्ट ने इस सलाह पर कोई अमल नहीं किया। अब हालत यह हो गई है कि मंदिर में चढ़ाए गए कैश और गहनों के गायब होने या हिसाब ना मिलने की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। ऑडिट फर्म ने 2020 में ही चेतावनी दी थी कि बिना किसी नियम और सिस्टम के काम करने से जानकारी में गड़बड़ी हो सकती है। अगर समय रहते ट्रस्ट इन चेतावनियों पर ध्यान दे देता तो आज ये नौबत नहीं आती।
मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया और परिवार की जमीन खरीद पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने दावा किया कि परिवार से जुड़े लोगों के पास 335 एकड़ जमीन है और यह जमीन 245 प्लॉट में फैली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर जमीन नई सड़क परियोजनाओं के आसपास है और कई इलाके मास्टर प्लान 2035 से जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे प्रदेश का बड़ा जमीन घोटाला बताया। उनका आरोप है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार का मामला बताया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पेपर लीक घोटाले से परेशान छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। युवाओं को जोड़ने की मुहिम के तहत ही यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI साझा रूप से 25 जून से देशव्यापी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 9 अगस्त तक ये चलेगा, जब दिल्ली चलो नारे के साथ देश की राजधानी में वो जुटेंगे। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व रोजगार की मांग को मुद्दा बनाया गया है। युवाओं के आंदोलन के तहत ही कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राजस्थान की कोटा में छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया। इस बीच युवाओं को जोड़ने के लिए नीट पेपर लीक को लेकर ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर पाकिस्तान भारत पर अपना दावा मजबूत करने में जुटा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता अचानक से अपनी पुरानी और गैर इस्लामिक धरोहरों को बहुत बढ़ावा देने लगे हैं। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो और राष्ट्रपति जरदारी सिंधु सभ्यता और मोहनजोदारो का नाम लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ही इस 5000 साल पुरानी सभ्यता का असली वारिस है। इन सभी संदेशों का मकसद बिल्कुल साफ है और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। पाकिस्तान खुद को 5000 साल पुरानी नदी घाटी सभ्यता का असली वारिस बता रहा है। ऐसा करके इस्लामाबाद इस कानूनी और पानी से जुड़े विवाद को एक ऐतिहासिक और जज्बाती मुद्दा बनाना चाहता है। पाकिस्तान ये दलील दे रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा उसके पास है। इसी वजह से सिंधु नदी पर उसका कोई खास और अलग हक बनता है। दूसरी तरफ भारतीय जानकारों और पुरातत्वविदों का मानना है ये दावा पूरी तरह से गलत है। हकीकत तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल आज के भारत में ही मौजूद हैं। भारत का कहना है कि पानी के अधिकार किसी पुरानी सभ्यता से नहीं बल्कि आपसी संधियों से तय होते हैं। ऐसे में मोहनजोदड़ो का नाम लेने से पाकिस्तान को भले ही थोड़ी सहानुभूति मिल जाए, लेकिन कानूनी सच नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स बैठक में ईरान अमेरिका संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष का असर साफ देखने को मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि चीन और ईरान के बयानों से यह साफ हो गया कि उनके लिए पश्चिम एशिया का हालिया विवाद सबसे अहम मुद्दा बना हुआ था। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि किसी भी संकट का हल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ही होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह भी चेतावनी दी कि दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालकर अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस बैठक का इस्तेमाल अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए किया। ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि अब आतंकवाद सिर्फ छोटे समूहों तक सीमित नहीं रह गया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक स्पष्ट उदाहरण है। उनका कहना है कि ब्रिक्स को आम आतंकवाद के साथ साथ ऐसे सरकारी आतंकवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई पर भी उसके खिलाफ सैन्य अभियानों पर मदद करने का सीधा आरोप लगा दिया। इन तीखे बयानों के बावजूद भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इन सभी विवादों का कोई जिक्र नहीं किया गया। अंत में सभी सुरक्षा सलाहकारों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने गजा में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उनमें से करीब 30% बच्चे हैं। इतना ही नहीं, यूनिसेफ का कहना है कि इस जंग में 50,000 से ज्यादा बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना ने बच्चों के जन्म से जुड़े अस्पतालों और मैटरनिटी सेंटर्स को भी नहीं बख्शा। इन हमलों से बच्चों और माताओं की जिंदगी खतरे में पड़ गई और समय से पहले डिलीवरी या गर्भपात के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल इजरायल द्वारा लगाई गई मदद की नाकेबंदी के कारण बच्चों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। युद्ध विराम के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं और लगातार बच्चों की जान जा रही है। यही नहीं, बच्चों को जेलों में डालकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव और टॉर्चर भी किया गया। अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री में भी ये बात सामने आई है कि बच्चों को कपड़े उतारकर प्रताड़ित किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि जैसे जैसे राहत एजेंसियां काम समेट रही हैं, वैसे वैसे बच्चे और ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं।
अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। सीनेट में इसके पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े। इस महीने की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया था। ये पहला मौका है जब संसद ने राष्ट्रपति को सेना हटाने का निर्देश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की पार्टी के कुछ नेताओं ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इसका समर्थन किया। ये पूरी लड़ाई 28 फरवरी से शुरू हुए उस संघर्ष को लेकर है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वोटिंग ज्यादातर पार्टी लाइन पर हुई, जहां डेमोक्रेट्स के साथ रिपब्लिकन पार्टी के बागी नेता भी शामिल हो गए। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद भी हालात पर ज्यादा असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप सरकार का कहना है यह कानून सही नहीं है और वो इसे नहीं मानेंगे। व्हाइट हाउस का मानना है कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि अब इस विवाद का फैसला अदालत में ही होगा। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ शांति समझौता करने की पूरी कोशिश में जुटा है। इस प्रस्ताव के बाद भी ट्रंप की ताकत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह मामला व्हाइट हाउस के पास दस्तखत के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच क्या नया मोड़ आता है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.